कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मोमिना सुल्तान, जो तुमने ज़ाया की है। मोमिना ने ढीठों की तरह उसकी लानत मलामत सुनी थी। वो सेट पर अक्सा को उस शॉप के लिए मेकअप करते देख रही थी, जो तेजी से हाथ हिला रही थी क्योंकि उसका सीन शुरू होने वाला था, और मोमिना चुपचाप बैठे उसे देख रही थी। अब बोलो, मुंह में गुंगनियां क्यों डालकर बैठ गई हो? उसने ब्लश ऑन लगाते लगाते मोमिना को मजीद घुरका। मैं करेक्टर की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी, ना ही डायरेक्टर की, उसने बिल आखिर कहा। अक्सा ने हाथ में पकड़ा ब्रश तकरीबन पटकते हुए उससे कहा, इसलिए सारी उम्र बहनों और सहेलियों के रोल करोगी और फिर खाला और चच्चियों के? नाम बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है मोमिना सुल्तान, और सब ही कर रही हैं। सुना तुमने? सुन लिया। उसने बहस खत्म करने की कोशिश की। सुन लिया, मगर समझना मत, सीखना मत। कितनी मिन्नतें कर कर के मैंने दाऊद से तुम्हारा ऑडिशन करवाया था और तुम वहां लड़कर आ गई, वो भी कल्बे मोमिन से। कोई अक्ल का अंधा भी ऐसा ना करता, और तुम तो मजबूर और जरूरतमंद थी मोमिना। वो जैसे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। मोमिना ने बेइख्तियार गहरा सांस लिया। ये जुमले तो अब उसके माथे पर लटक रहे थे लेबल की तरह। कोई उसे ना भी याद करवाता फिर भी नजर आता। बदतमीजी उसने की थी मुझसे। मैंने क्या किया? उसने जैसे खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। वो कर सकता है, डायरेक्टर है, सिक्का चलता है इस वक्त इंडस्ट्री में उसका। उसकी फिल्म में कास्ट होने के लिए हीरोइनें तवाफ करती हैं उसका। वो सेट पर गालियां भी दे तो भी कोई उफ नहीं करता, और तुम उसे कह कर आई हो चीप। अक्सा ने आखिरी लफ्ज यूं कहा जैसे वो गुनाह था जो मोमिना से हो गया था। दिमाग खराब हो गया था मेरा। मोमिना पिछताई नहीं, लेकिन बड़बड़ाई। अक्सा को वो सिर्फ इसी तरह खामोश कर सकती थी, लेकिन उसकी ये हिकमत अमली भी गलत साबित हुई। अब पिछताने का क्या फायदा? उसने फौरन कहा, अब पिछता नहीं रही, मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। उसने अपनी इज्जत और अना को तो कब का मार दिया था, मगर खुददारी थी जो पता नहीं क्यों अब भी कहीं जिंदा रह गई थी। तुम्हारी वजह से उसने दाऊद को कितना जलील किया कि कहां से उठा लाए हो लड़कियां ऑडिशन के लिए, जिनका ना कोई खानदान है, ना क्लास, ना ग्रूमिंग। अक्सा को दाऊद की बेइज्जती का सदमा नहीं भूल रहा था। जिसका खानदान और क्लास है वो क्या कर रहा है? मोमिना उसके जुमले पर तप गई। अक्सा ने मलामती नजरों से उसे देखते हुए कहा, घंटे से सर खपा रही हो और फिर बात वहीं की वहीं है। ठीक कह रही हो तुम कि तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। दाऊद ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म है, फिल्म। सोप और सीरियल समझकर मत आना इसमें काम करने। अक्सा का मेकअप अब खत्म हो चुका था और वो तैयार थी। मेरा मसला इस वक्त सिर्फ पैसा है। मोमिन की फिल्म भी सिर्फ पैसे के लिए ही करना चाहती थी, वरना मुतासिर नहीं हूं मैं उससे। वो कहे बगैर नहीं रह सकी। पैसा चाहिए था जहांगीर के लिए, इसीलिए मैं और दाऊद ने कोशिश की थी कि ये फिल्म मिल जाए तुम्हें, मगर तुमने कल को पछताओगी कि मौका मिला था और तुमने जाया कर दिया। मोमिना उसके जुमले पर झाग की तरह बैठी थी। तो क्या करूं, माफी मांग लूं? वो बेइख्तियार उलझी और अक्सा बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। वो मोमिन है, कीना रखता है, बदला लेता है, माफ नहीं करता, और वो भी अब। मुझे जाना है अक्सा, अब्बा इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में। जहांगीर का आज डायलिसिस है, तुमसे कुछ पैसे चाहिए थे। उसने अक्सा की बात काटी और उसे अपना मसला कहा। आखिरी जुमला हमेशा की तरह नजरें मिलाए बगैर। कर्ज मांगने वाला क्या नजर मिलाता, क्या नजर उठाता। घंटा बक बक सुनी मेरी, सीधा नहीं कह सकती थी पहले ही। अक्सा ने अपना पर्स खोलते हुए उसे डांटा। वो उसकी हर डांट, हर झिड़क सुन सकती थी। चीनी की तरह वो इस बड़ी दुनिया में खानदान के बाहर उसका खानदान थी, जिससे वो सब कुछ कह लेती थी, सब मांग लेती थी, और जिसके सामने वो रो भी लेती थी।
पता नहीं उधार का वो कौन सा खाता था जो दोस्ती के कारोबार में चलता है। हिंसों में कोई लेन देन रखा ही नहीं जाता, उसमें सब एहसान की जुबान में दर्ज होता है, कदर की जुबान में वसूल होता है। अक्सा मोमिना की गमखार थी, उस पर जान छिड़कने वाली दोस्त, और वो मोमिना सुल्तान हैरान होती थी कि वो किस सिले की तवक्को में उसके साथ थी। वो भी उसकी तरह साइड रोल्स करती थी, कॉलेज में उसकी क्लास फेलो भी रही थी। उसकी ज़िंदगी के मिसाइल मोमिना सुल्तान जैसे नहीं थे, कम थे, और उसकी ज़िंदगी में एक दाऊद भी था जो मोमिना के पास नहीं था। वो दोनों अंगेज थे और दोनों अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। दाऊद कल्बे मोमिन का असिस्टेंट था और कॉलेज में उनकी चकोर का तीसरा कोना। अक्सा स्कूल के ज़माने से एक्टिंग कर रही थी क्योंकि उसे अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद 3 छोटे भाइयों को पढ़ाना था, और दाऊद अपनी बहन और बहनोई के घर में बचपन से अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद रहता था। और उनके साथ तीसरी मोमिना सुल्तान थी जिसे इस दोस्ती के आगाज़ में कोई मसला नहीं था। वो इंटर में आर्ट पढ़ने आई थी। जहांगीर चाइल्ड स्टार के तौर पर बहुत अच्छा कमा रहा था और सुल्तान और सुरैया को भी थोड़ा बहुत काम मिलता रहता था। ज़िंदगी तब मोमिना सुल्तान के लिए अच्छी थी, और ज़्यादा अच्छी चकोर के उस चौथे कोने की वजह से हुई थी जिसका नाम फैसिल था। मगर फिर सब कुछ बदल गया था, और जो भी बदला था वो सिर्फ मोमिना सुल्तान के लिए बदला था। अक्सा और दाऊद की ज़िंदगी के मसले तो शुरू से ही वैसे ही थे, वो ना बढ़ते थे ना कम होते थे। और मोमिना की ज़िंदगी में जहांगीर की बीमारी तबाही की तरह आई थी, और फैसल उसकी ज़िंदगी वो नखलस्तान था जिसे बसाने के ख्वाब मोमिना देखती रहती थी। नखलस्तान नखलस्तान ही रहा था, लेकिन बस सहरा में शराब की तरह हो गया था। उसने बरामदे में खड़े सुल्तान को दूर से ही देख लिया था। सुल्तान ने भी बिल्कुल उसी वक्त उसे देखा था। मोमिना को वो कुछ इस्तराब में लगा था। लंगड़ाता हुआ वो मोमिना की तरफ बढ़ा और उसने कहा, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा मोमिना। डॉक्टर भी चला गया, सुल्तान ने उसके करीब आते ही कहा। चला गया? लेकिन आपने तो बात करनी थी गुर्दा लेने की, मोमिना ने कहा। हाँ की है बात, वो कह रहा था पैसे ले आओ तो मिल जाएगा गुर्दा, मैच भी हो जाएगी। बगैर पैसों के बार बार गुर्दा लेने की बात ना करूं मैं। मोमिना को पता था डॉक्टर के अंदाज में कैसी बेजारी होगी। वो हर बार जहांगीर का डायलिसिस करवाने आते तो इसी तरह की गुफ्तगू होती थी उनके दरमियान। कितने पैसे लगेंगे गुर्दा ट्रांसप्लांट होने पर? यूं जैसे वो गोल्ड का रेट था जो हर हफ्ते बदल जाता था। 5-6 लाख, वो डॉक्टर ने रटा रटाए अंदाज में जवाब दिया। मैच तो हो जाएगा ना? सुल्तान पूछता, यूं जैसे वो कपड़े का वो थान खुलवा कर देख रहा हो, जैसे खरीदने की हिम्मत ना हो रही हो। पैसे होंगे तो सब मैच हो जाता है, यहाँ खाली खुली बातों का क्या फायदा? डॉक्टर जवाबन उनसे कहता। कोई नुकसान तो नहीं होगा ना जहांगीर को नए गुर्दे से? सुल्तान को तशवीश होती, यूं जैसे वो पहले पुराने गुर्दे के साथ जहांगीर जन्नत में जी रहा था। उसका नसीब, डॉक्टर वो जवाब देता और सुल्तान के सारे सवाल खत्म हो जाते। और इस सारी गुफ्तगू के दौरान मोमिना खामोश तमाशाई की तरह खड़ी रहती। डॉक्टर उससे कुछ बेतकल्लफी दिखाता। वो जानता था वो अदाकारा थी, जिसका मतलब माशरे के हर शख्स की तरह वो भी यही लेता था कि वो आसानी से दस्तयाब थी और किरदार पर सवालिया निशान लिए हुए भी थी। मोमिना डॉक्टर की इन नज़रों को नज़रअंदाज करती, मुस्कुराते हुए उसकी जो मानी बातों को सुनी अनसुनी करती, ढिठाई से हंसती और डॉक्टर के इस ख्याल की तस्दीक करती कि हर अदाकारा करैक्टरलेस होती है, आसानी से दस्तयाब होने वाली बदकिरदार औरतें। और मोमिना सुल्तान उस हरासमेंट को नज़रअंदाज करने पर मजबूर थी, और उसके साथ साथ सुल्तान भी। उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के तुफैल जहांगीर को जिंदगी की बूंदें मिल रही थी, कतरा कतरा।
تو اس کے سامنے مومنہ سلطان حیا اور شرافت کا ڈھنڈورا کیا پیٹتی؟ وہ اس کے بھائی کا مسیحا تھا، اس کی جان بھی لے لیتا تو وہ دے دیتی۔ یہ تو معمولی سی ذلت تھی جو وہ کسی بس سٹاپ پر کھڑے کسی لوفر لفنگے کے ہاتھوں بھی برداشت کر لیتی۔ یہ تو پھر اس کے بھائی کا علاج کرنے والا کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا۔ جہانگیر کا ڈائلسس ہو گیا؟ اس نے سلطان کے چہرے پر جیسے کوئی اچھی خبر ڈھونڈنا چاہی۔ ابھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کچھ اور ٹیسٹ لکھ دیے ہیں، سلطان نے کچھ کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے کچھ کہے بغیر وہ کاغذ پکڑ لیے۔ سلطان اندر چلا گیا تھا۔ مومنہ وہیں کوریڈور میں ایک بڑی بینچ پر بوڑھی عورت کے برابر بیٹھ گئی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ڈائلسس ہے کسی کا؟ اس کے بیٹھتے ہی مومنہ سے اس نے پوچھا۔ ہاں، مومنہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ان کاغذات پر لکھے ٹیسٹ کا مطلب تھا مزید قرض، اور مومنہ کو سوچنا تھا کہ فوری قرض وہ اب اور کس سے لے سکتی تھی۔ کس کا؟ عورت نے اس کی عدم دلچسپی کی پرواہ کیے بغیر اس سے پوچھا تھا۔ بھائی کا، اس نے پھر مختصر جواب دیا۔ جوان ہے؟ عورت نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ اس بار چند لمحے خاموشی رہی۔ مومنہ نے سکون کا سانس لیا ان سوالوں کے رکنے پر۔ میرا بھی بیٹا ہے ڈائلسس پر، پہلے بڑے والے کا گردہ فیل ہوا پچھلے سال، اب چھوٹے والے کا۔ مومنہ نے بے اختیار سر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا جہاں وہ بیٹھے تھے۔ وہاں سب ہی کی ایسی کہانیاں تھیں، لیکن وہ پھر بھی اس عورت کے لیے دکھی ہوئی تھی۔ تو بڑے والا؟ مومنہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا سوال کرے اس کے بڑے بیٹے کے بارے میں، لیکن اس عورت نے جیسے اس کا سوال بھانپ لیا تھا۔ اسی کے لیے تسبیح کر رہی ہوں، آج برسی ہے اس کی، بس اب دعا کرنا کہ چھوٹے والا بچ جائے، ایک ہی رہ گیا ہے نا۔ کسی نے جیسے مومنہ کی پسلی میں کچھ دے مارا تھا، سانس ہی نہیں لی گئی اس سے۔ اس کا بھی تو ایک ہی بھائی تھا، اور وہ اس کے لیے اس عورت کی طرح تسبیحاں نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ کاغذ پر لکھے ہوئے سارے ٹیسٹ کے الفاظ اب آپس میں گٹ مٹ ہونے لگے تھے۔ دن میں کہی ہوئی اقصیٰ کی بات اسے ایک بار پھر یاد آئی تھی۔ کیسا موقع گنوا دیا تم نے مومنہ، زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اس کا دل چاہا وہ وہاں سے اٹھے اور بھاگنا شروع کرتے، بھاگتی جائے یہاں تک کہ سب کچھ کہیں بہت پیچھے رہ جائے۔ تم کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اس بوڑھی عورت نے یکدم پوچھا۔ اس نے ہاتھ سے دور سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ ابا آ رہے ہیں، شاید میرے بھائی کا ڈائلسس ہو گیا۔ سلطان کی چال میں لنگڑاہٹ اس ہاسپٹل میں آ کر ہمیشہ بڑھ جاتی تھی۔ وہ پاؤں میں پائے جانے والے نقص کو اس زندگی میں کبھی گردانا نہیں تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں آ کر خام خواہ ہی اسے لنگڑے کا لیبل دے رہا تھا، حالانکہ یہ اس کی ٹانگ کا لنگ نہیں تھا، اس کے بیٹے کی بیماری کا بوجھ تھا جو اسے 2 قدموں پر متوازن ہو کر چلنے نہیں دیتا تھا۔ پر اس نقص کے ساتھ اس عمر میں بھی وہ جہانگیر کے ساتھ ہسپتالوں میں دوڑتا پھرتا تھا۔ مومنہ کھڑی باپ کو دیکھتی رہی جو اس کے قریب پہنچنے سے پہلے اپنے سارے آنسو پونچھ لینا چاہتا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اور مومنہ وہ رونا ہی نہیں چاہتی تھی، اسے لڑنا تھا جہانگیر کی زندگی کے لیے۔